पहले चैप्टर में आपको नेहरू जी के बारे में बता रहे थे पार्ट 1 में सॉरी। अभी पार्ट 2 हम उसका स्टार्ट करेंगे कि नेहरू जी के जो 7 गोल थे, बेसिक मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया पिक्चर के माध्यम से। बट आज जो है आपका नेहरू जी के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी विद फैक्ट। ऐसा नहीं है कि संसद में खड़े होकर कोई चिल्ला दे बंदर की तरह कि नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया, ऐसे नहीं। मतलब खैर एंटायर पॉलिटिकल साइंस से जो एमए कर लेते हैं, कोई विषय नहीं है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, उन क्या बताएंगे फिर नेहरू जी के बारे में। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, संसार में शायद दूसरे ग्रह के प्राणी ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करके आते हैं। पॉलिटिकल साइंस से तो एमए सभी करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस मीन्स पूरे ब्रह्मांड की पॉलिटिकल साइंस पढ़ डाली भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले जो है देश को विपरीत दिशा में ले जाते रहें, शुभकामनाएं तो नहीं है हमारी। अब नेहरू जी के बारे में, ऑन 27 1964 मई 1964 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी के बारे में बातें हो रही हैं। ब्रेथ हिज लास्ट, यानी कि उन्होंने अंतिम सांस ली, और भारत के लिए एक ऐसी क्षति थी अपूर्णीय, ऐसी क्षति जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ऐसा लॉस जिसको रिकवरी संभव नहीं है। केवल भारत के लिए नहीं था, नॉट ओनली टू इंडिया बट आल्सो टू द एंटायर वर्ल्ड। कमाल की बात है। भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं गांधी जी के बाद प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में अकेले जिसको संसार भर में याद किया जाता है कि उनका जो लॉस था केवल भारत का लॉस नहीं था, संसार भर का लॉस था। At the early age of the 13, Jawaharlal Nehru became fascinated by the Theosophical Society. आप देखिए 13 साल की उम्र में नेहरू जी थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित हो जाते हैं। किससे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ये कब बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी? 1875। 1875 में आप देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी बनती है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से 13 साल की एज में ही नेहरू जी प्रभावित होते हैं। कहां बनी? न्यूयॉर्क में। किसने बनाई? मैडम हेलेना ब्लाउटस्की और कर्नल ओलकोट के द्वारा 1875 में। पर्पज क्या था भाई? यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मजबूत करना, जो वैश्विक भाईचारा है, आपका जो बंधुत्व है, उसको मजबूत करना। विभिन्न धर्मों का कंपैरेटिव स्टडी करना, यानी कि विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन करना, और तुलनात्मक अध्ययन के बाद ये बताते हैं कि संसार का सबसे बेस्ट जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। सबसे बेस्ट धर्म है। कौन बता रहा है? एक मैडम ब्लाउटस्की रूस की, और आपका कर्नल ओलकोट कहां के? यूएसए के। वो बता रहे हैं कि भाई इनका जो उद्देश्य था उसमें जब रिसर्च करके बताते हैं कि संसार का सबसे बेस्ट जो धर्म है वो ये है। इन्वेस्टिगेट द अनएक्सप्लेन्ड, कि प्रकृति के ऐसे अनसुलझे रहस्यों का अध्ययन करना, इनका एक उद्देश्य ये भी था। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, और प्रकृति के जो अनएक्सप्लेन्ड, जो अनसुलझे रहस्य हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करना। तो शुरू से ही नेहरू जी जो है आपका कैसे थे? वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और इन्हीं मैडम ब्लाउटस्की के जो आपका फॉलोवर थे वो मोतीलाल नेहरू जी भी थे। आप देखिए कि कितने प्रतिभाशाली थे वो बचपन से ही। बट लाइक हिज फादर ही सून लॉस्ट इंटरेस्ट, बट कुछ समय पश्चात इससे इंटरेस्ट चला जाता है। वो इंटरेस्ट कहाँ जागृत होता है आगे हम देखेंगे। वाइल इन इंग्लैंड ही रेड ऑफ द इटालियन पेट्रोइट गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो इटली के एकीकरण का प्रमुख सूत्रधार था, जिस गैरीबाल्डी को आपका वीडी सावरकर भी पढ़ते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी, वो भी पढ़ते हैं, हिंदू महासभा के प्रणेता रहे हैं, तो वो उसको पढ़ते हैं। नेहरू जी भी पढ़ते हैं गैरीबाल्डी को।
कि कैसे उन्होंने इटली का एकीकरण किया, कैसे जवानों को आगे लेकर के आए। सेम नेहरू जी यहां पर करते हैं। फिर है फेबिनिज्म, फेबियनिज्म, फेबियन सोसाइटी, उसके मेंबर बन जाते हैं। मैंने कहा कि पहले इंटरेस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर फेबियन सोसाइटी में। फेबियन सोसाइटी से ही जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति थी उसकी तरफ और ज्यादा उनका रुझान बढ़ता है। और उसी फेबियन सोसाइटी में इनके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, जैसे ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। हालांकि बाद में वो कम्युनल अवार्ड घोषित करते हैं, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। उसके साथ साथ इसी फेबियन सोसाइटी में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ, कौन थे जीबी शॉ? मैन एंड सुपरमैन, एक आपका इंग्लिश लिटरेचर में लिखा है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, आपको बता दूं, जिनको नोबेल भी मिला है और जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। यही व्यक्ति हैं ऐसे, कई बार पेपर में आ सकता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसके अलावा H.G. वेल्स, कौन थे? H.G. वेल्स, फादर ऑफ साइंटिफिक रिटिन। जो साइंटिफिक जो चीजें थी, जो नॉवेल्स वगैरह थे, साइंटिफिक फिक्शन के जो फादर थे वो H.G. वेल्स थे, वो भी इसी सोसाइटी में थे। इसके अलावा ग्राहम वेल्स, वो भी इसी सोसाइटी में थे। H.G. वेल्स की तो एक पुस्तक है, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स। तो ये आपका इनके साथ में कुछ लोग थे जो इसी सोसाइटी में थे। और ये सोसाइटी कैसी थी? डेमोक्रेटिक रूप से समाजवाद चाहती थी। और यहीं से आपका नेहरू जी समाजवाद की तरफ अग्रसर होते हैं। और इसी को कहा गया भारत में कि फेबियन सोशलिज्म है नेहरू जी का, उनसे प्रभावित थे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीके से सुधारों में विश्वास करता है, क्रांतिकारी तरीके से नहीं। और फिलोसफर थे बर्नार्ड रसल, उनसे प्रभावित थे। बड़े मैथमेटिशियन, बड़े फिलोसफर, बड़े लॉजिशियंस, बर्नार्ड रसल ब्रिटेन के थे, उनसे प्रभावित थे। अब देखिए कि कितने महान महान विचारों से वो प्रभावित थे, कितने महान महान विचारकों को उन्होंने पढ़ा था, और जब पढ़ा है उसको जीवन में उतारा है। और उसी को आप देखेंगे, साइंटिफिक टेम्पर की बातचीत हम करते हैं, भारत में लेकर के आए। सोशलिज्म की बातचीत करते हैं, भारत में लेकर के आए, जिसको इस समय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब आगे देखिए, जब कांग्रेस में आते हैं, ही ज्वाइंड ऑल इंडिया कांग्रेस। कब? 1918। एंड बिटवीन 1923 एंड 1939 became its secretary and president 3 times। 3 टाइम इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं। और जब प्रेसिडेंट रहते हैं तो लाहौर अधिवेशन सबको याद है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन 1929 में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, कंप्लीट फ्रीडम, यानी कि पूर्ण स्वराज। हालांकि इससे पहले नेहरू रिपोर्ट में 1928 में डोमिनियन स्टेट की बातचीत की जाती है कि डोमिनियन स्टेट हैं हम, अधिराज्य, यानी कि सुप्रीम आप ही हैं, हम आपके अंडर में कुछ राइट दे दो। नेहरू जी शुरू में इसका विरोध कर देते हैं कि नहीं, अधिराज्य की बातचीत नहीं है। पूरी कांग्रेस मना कर रही है कि अधिराज्य सही है। नेहरू जी कहते नहीं, पूर्ण स्वराज। हालांकि स्वराज 1906 में बातचीत की गई थी कि कुछ अधिकार हमें देते रहो, स्वयं का राज्य आना चाहिए, पर धीरे धीरे। अब कांग्रेस नेहरू जी के नेतृत्व में पहली बार हिम्मत कर रही है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम आजादी से कम कुछ लेंगे नहीं। और यही था भारत की आजादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पूरे इतिहास में, जब नेहरू जी ने यह शो कर दिया था कि अब आजादी पक्की मिलेगी। उससे पहले आप ये नहीं कह रहे थे कि आजादी हमें अभी चाहिए, नेहरू जी चाहिए कि कहते हैं कि तुरंत हमें आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं मानेंगे हम। और कांग्रेस मान जाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में
युवाओं का आधिपत्य हो चुका है। और नेहरू जी के नेतृत्व में अब युवा कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं लेंगे। इसी को कहा गया कि क्रांतिपूर्ण कदम था, क्रांतिकारी कदम था, जिसने इतिहास की पूरी धारा को बदल करके रख दिया। तो हम आधुनिक इतिहास को दो भागों में बांट के देख सकते हैं, 1929 से पहले और 1929 के बाद। तो 1929 के बाद पहली बार व्यक्ति कह रहा है आजादी से मत कम कुछ भी नहीं चाहिए। कौन है वो? नेहरू जी। और इसी समय कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता तो लेंगे ही लेंगे। कहते हैं कि मैं गणतंत्रवादी हूं, रिपब्लिक यानी कि लोगों का तंत्र होगा। तो अगर लोगों का तंत्र होगा तो किसका नहीं होगा? ये जो राजा हैं, आधुनिक उद्योगपति हैं, इनका नहीं होगा। राजा क्या करेंगे? जन का शोषण। उद्योगपति क्या करेंगे? राजा जन का शोषण करेंगे और उद्योगपति अडानी की तरह देश को लूट जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? ये तो करेंगे। और आज आप देखिए, कमाल की बात है, वैसा ही उसके विपरीत राज्य एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जहां जन की बजाय कुछ गिने चुने मित्रों का काल चल रहा है। हालांकि आप लोगों को कुछ को सही ना लगे, बट तथ्यात्मक रूप से सही है। और आप पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, देश के साथ हैं, तो नेचुरल सी बात है, सही बात को एक्सेप्ट करेंगे आप। सत्ता किसी के पास हो, परंतु ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जो शक्ति को धन को एक जगह संकेंद्रित करवा दे। धन सबका है, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स सब देते हैं। माचिस भी खरीदते हैं तो भी टैक्स आता है, आटा खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स है। हमारे देश में हीरे पर टैक्स कम है, आटे पर ज्यादा है। कमाल की देश है। हीरा खाएं क्या या आटा खाएंगे? परंतु कुछ मूर्ख कहते हैं कि अरे हीरे से आगे बढ़ेगा। हीरे से आगे तो बढ़ेगा, पर जब जीवित रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। हड्डियां पसली निकले ने कुपोषित हो जाएं, हीरे पर टैक्स देते रहें। तो आप नेहरू जी ये बातचीत कह रहे हैं, और जब नेहरू जी ये बातचीत कह रहे हैं तो आप समझिए किस प्रकार से आपको वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। 9 बार जेल में गए और 13 साल कुल जेल में रहे। 13 साल। वो लोग क्या जानेंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं? वो नेहरू जी को नीचा ही दिखाएंगे, क्योंकि वो अपनी एक्सेप्टेंस दिलवाना चाहते हैं और पढ़ा लिखा वर्ग उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। ये भी कमाल की बात है कि एक आदमी 9 साल जेल में रह करके 9 बार जेल में जाता है और 13 साल जेल में रह करके आता है, और उसके ऊपर संसद में इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे हाथ कर करके लगाता है। 70 साल का आदमी ऐसे करता है क्या? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? फिर पूछेंगे कि ये कौन था जो उछल कूद कर रहा है? और उछल कूद कौन करते हैं? सबको पता है। इंडिया इन 1947 वाज ए शिप इन मिड ओशियन। माउंटबेटन कह रहे हैं ये बात कि भारत 1947 में एक ऐसा जहाज था जो बीच समुद्र में खड़ा था। कहां? बीच समुद्र में खड़ा है, और जिसकी सप्लाई कट गई है। आप समझिए कि जहाज के जो नाविक हैं, जो उसमें सवार लोग हैं, कितने दिन जीवित रहेंगे? कुछ दिनों तक। और उस बीच खड़े जहाज को बिना सप्लाई के जीवित रखना, और आज उस मिड ओशियन में खड़े जहाज का मतलब है वो भारत की बात कह रहे हैं कि भारत की स्थिति ऐसे ही थी कि जहां लूट थी, दंगे थे, आग लगी हुई थी, गरीबी थी, 18% शिक्षा थी, बेरोजगारी चरम पर थी। पुलिस किसकी थी? अंग्रेजों की। सेना किसकी थी? अंग्रेजों की। क्या वो पुलिस और वो सेना, उसका माइंडसेट तुरंत चेंज हो गया जो नेहरू जी के ऑर्डर को फॉलो करने लग गए? किसी व्यक्ति के विचारों को बदलना 200 साल की गुलामी के बाद। और आप कहते हैं कि भाई जीन का बदलाव आ गया होगा, गुलामी करने की आदत पड़ गई होगी। उसको कैसे भारतीयता में, भारतीय राष्ट्रवाद में ढाला जाए, और कैसे एक ऐसे देश को जो कि टुकड़ों में बटा हुआ है, अभी विभाजन हुआ है, बहुत सारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में आपका रिफ्यूजी यहां आ रहे हैं, उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए? जो भूखा है, आपका देखते हैं अकाल से अंग्रेजों के समय करोड़ों लोग मर गए। या तो आप हथियार खरीद लो,
या उन देश के लोगों को करोड़ों की संख्या में मरने से बचा लो, महामारियों से बचा लो, हॉस्पिटल खड़े कर दो। और नेहरू जी ने वही किया। बट कुछ उन्मादी यही कहते हैं कि हथियार खरीद लेते। उन मूर्खों को ये नहीं पता हथियार से ज्यादा जरूरी रोटी है। हथियार के अभाव में जी सकते हो, हथियार लेकर के तो मरोगे ही। तो आप देखिए कि क्या स्थिति थी एट द आउटसेट एमिड्स एरेसन। आग लगी हुई है, लूट है, दंगे हैं, 12 मिलियन पीपल, अपनी जड़ों से लोग इधर उधर जा चुके हैं। जहां लोग बसे हुए थे उसको छोड़ के जा चुके हैं। 8.8 मिलियन लोग यहां आ चुके हैं रिफ्यूजी कैंप में। और नेहरू जी क्या करते हैं ऐसे क्रिटिकल टाइम में? कौन व्यक्ति है जो भारत को आगे ले जा सकता है? भूखमरी का दौर, बेरोजगारी का दौर, अशिक्षा का दौर, दंगों का दौर, दूसरे देश पर डिपेंड, सेना अंग्रेजों से अभी भी मुक्त हुई है, पुलिस अभी भी मुक्त हुई है। बस केवल एक चीज थी, जन के बीच उत्साह, और उस उत्साह को ही नेहरू जी ने सही रूप दिया। रिफ्यूजी सेटलमेंट कैंप एस्टेब्लिश किए जाते हैं, लोगों को जमीनें दी जाती हैं, लोगों को जमीनें दी जाती हैं, रिफ्यूजी कैंप एस्टेब्लिश किए जाते हैं। गवर्नमेंट हाउएवर रोज टू द टास्क, अपने कामों को आगे बढ़ाती है। इमीडिएटली रिफ्यूजी कैंप वर सेट अप विच प्रोवाइडेड रिलीफ बाय द वे ऑफ शेल्टर, क्लोथिंग एंड फूड। सबको फूड, शेल्टर रिफ्यूजी कैंप में अवेलेबल करा दी जाते हैं। सैनिटाइजेशन का ध्यान भी रखा जाता है कि सैनिटरी जो है आपका प्रॉपर मेजर्स हो ताकि कोई बड़ी महामारी ना फैल जाए। उनको जो है आपका व्यापार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब आप समझिए कि देश को जो है आपका किस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। और वो आगे कौन बढ़ा रहे हैं? नेहरू जी। फूड क्राइसिस का आपका सामना कर रहे हैं भारत। फूड क्राइसिस का जो सामना कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति आई। अब आप कहेंगे कि औद्योगिक क्रांति में नेहरू जी का योगदान क्या था? अचानक तो औद्योगिक क्रांति आते नहीं। उसके लिए जो सिंचाई की सुविधाएं चाहिए, उसके लिए जो वैज्ञानिक उपकरण चाहिए, उसके लिए जो आपका खाद बीज चाहिए, वो तैयार करने में आधारभूत योगदान किसका है? नेहरू जी का। नेहरू जी नहीं होते तो आप समझ रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति आपका हरित क्रांति बहुत लेट आती। औद्योगिक क्रांति आती ही ना, या आती भी तो बहुत लेट आती। तो आप देखिए कि पॉवर्टी है, लिटरेसी है, रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर टॉर्न इकोनॉमी है, युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था, उसको कैसे उभारा जाए, वो कौन कर रहे हैं? नेहरू जी। अब हम कहते हैं कि नेहरू एज ए प्लानर यानी कि जो 1938 में प्लानिंग आपका जो कमेटी बनी उसमें नेहरू जी हैं, चेयरमैन हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी के। सुभाष जी द्वारा गठित की जाती है, बोस जी द्वारा। और आपको उसमें किसको लिया जाता है? नेहरू जी को। सबको पता था कि सबसे अच्छे प्लानर यही हैं। और द वोल ऑफ विलेज इंडिया विल हैव बीन कवर्ड बाय द एंड ऑफ द थर्ड 5-year प्लान। तीसरे 5-year प्लान में पूरे गांव को कवर कर लिया जाता है योजनाओं द्वारा। जो सहायता राशि थी, जो पहुंच थी गांव गांव तक, वो तीसरे आपका योजना में पूरी हो जाती है। तो वो प्लानिंग थी किनकी? नेहरू जी की। लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर डैम, स्टील मिल्स एंड न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप। सब कुछ सेटअप कर जा रही है। कौन कौन? बड़े आपका इरिगेशन डैम, पावर डैम जो आज बिजली की बातचीत करते हैं हम, जिसको अडानी को बेचा जा रहा है। स्टील मिल जो मिलें बेची जा रही है अडानी जी को। नई इंडस्ट्रीज जो अडानी जी को बेची जा रही है। हर सारी चीज नाम अडानी ही है भाई। सेटअप किसने की? सेटअप नेहरू जी द्वारा। बेच कौन रहे हैं? हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड महान मोदी जी। शायद पूरे जन्म में ये एस्टेब्लिश करके आए होंगे, पिछले जन्म में नेहरू जी ही थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तभी उनके ऊपर इतना गुस्सा है। कितना लेट क्यों पैदा हुए, तुरंत ही जन्म क्यों नहीं लिया और तुरंत प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? मजाक कर रहा हूं। तो आपका एक्सटर्नल पॉलिसी, नेहरू जी की जो आपका विदेश नीति है उसको देखिए। सबसे पहले एशिया, आपका एशियन कॉन्फ्रेंस कराते हैं 47, 51, और उसके साथ साथ में आपका बांडुंग सम्मेलन कराते हैं 55 में। एशिया अफ्रीका को मिला रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, ताकि मिलजुल करके
साम्राज्यवादी देशों से बचा जा सके, नक्सलवाद जैसी जो समस्याएं हैं उनसे बचा जा सके, दूसरे देश हमारे ऊपर कब्जा ना कर लें, हमारा शोषण ना कर लें, उनसे बचा जा सके, और सब लोग मिलकर के एक नई व्यवस्था की तरफ जाएं, संस्थाओं को लोकतांत्रिक करें। तो ये कौन कर रहे हैं? नेहरू जी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कौन फॉलो कर रहे हैं? नेहरू जी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया है, जी और जी ने दो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया कि सबका कल्याण करो, तो ये संस्थाएं बना करके वो सबका कल्याण की बातचीत कर रहे हैं। और उसके लिए जो है आपका नेहरू जी जो है आपका फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि भी एक फेडरल फिलिस्तीन होना चाहिए, परंतु उस समय सब इनकी बातों को जो है आपका मना कर देते हैं कि नहीं भाई सही नहीं है। फिर बाद में उसका पार्टीशन हो जाता है, और पार्टीशन होता है तो सब लोग पछताते हैं। अगर नेहरू जी की मानी होती तो सही बात थी, सब लोग बाद में महसूस करते हैं, और वो समस्या आज 10 की 10 बनी हुई है। कोरिया का जो प्रपोजल था 38 पैरेलल लाइन, उसको इग्नोर किया जाता है और युद्ध हो जाता है। नेहरू जी कहते नहीं, इसको इग्नोर मत कीजिए। फिर आपका प्रपोजल जो है आपका नहीं माना जाता, बाद में पछताया जाता है, और बाद में उसी प्रपोजल से ही वार का एंड होता है। कमाल की बात है, नेहरू जी इतने दूरदर्शी थे कि उनके प्रपोजल को बाद में एक्सेप्ट किया जाता जो पहले प्रपोजल दिया था, और विश्व की शक्तियां ये मान लेती हैं कि नेहरू जी जैसा दूरदर्शी कोई नहीं। इंडोनेशिया में द गाजा स्ट्रिप में, इंडोनेशिया में भी यही होता है, गाजा स्ट्रिप हो आपका, लाओस हो, कोंगो हो, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है भारत विदेश नीति में। उसके साथ साथ श्रूड जज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, नेहरू डिजाइन फॉर इंडिया द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। आप समझिए कि इतने समझदार थे, उनको पता था कि अगर नॉन अलाइनमेंट नहीं आएगा तो भारत फिर से किसी न किसी वैश्विक महाशक्ति के हाथों का खिलौना बन जाएगा। और आप देखिएगा कि अमेरिका का साथ देने वाले लोग जो देश थे आज वो पिछड़े हुए हैं, रूस का साथ देने वाले वो लोग वो पिछड़े हुए हैं। वियतनाम वॉर हुआ, क्या हाल था, एक पक्ष अमेरिका का समर्थन, एक पक्ष रूस का समर्थन, और युद्ध में झुलस गए। अमेरिका और रूस का क्या गया, युद्ध के अड्डे बना दिए गए, तो युद्ध के केंद्र बन गए थे वो देश। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि हम युद्ध के केंद्र ना बने और हम अपना शांतिपूर्वक विकास करते रहें, तो आपका तभी जाकर के जो है आपका क्या होगा, विकास होगा। धन्यवाद मैम।